हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैंने कल आपको कुछ होमवर्क दिया था और आपको इसका सिग्निफिकेंस फिगर बताने थे। तो अब हम यही डिस्कस करेंगे कि इनमें कितने कितने सिग्निफिकेंस फिगर होंगे। तो पहला वाला है 6.634। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता, तो इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सेकंड वाले में 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। देन हमने पढ़ा था कि जब जीरो कभी भी नॉन जीरो के आगे होगा तो वो काउंट नहीं होता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और इसमें 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये तो हमारे इजी क्वेश्चन थे और हमने ये सॉल्व कर लिए। तो ये हमारे आगे सिग्निफिकेंस फिगर। आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा पहला लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed but can change but can transfer one form to another, one form to another। इसका मतलब क्या हुआ? इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। मतलब जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट भी होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट का क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में जो भी कितना भी मास है वो मास क्या आपस में क्या होता है? इंटरचेंज होता है। ना मास कहीं से बन रहा है और ना ही मास किसी चीज़ में ट्रांसफर हो रहा है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इस एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। तो हमने एक इक्वेशन लिखी इसमें NaCl plus AgNO3 gives us AgCl NaNO3। तो जो NaCl का मास है, NaNO3 का मास है, AgCl का मास है, AgNO3 का मास क्या हुआ? आपस में इंटरचेंज हुआ है। जैसे कि हमें बोला NaCl हमारा 4 ग्राम है, ये हमारा 6.2 ग्राम है। AgCl हमने बोला कि 7.8 ग्राम बना और ये हमें बोला 2.4 ग्राम बना। तो जो इनका सम आएगा कितना आएगा? 4 और 7 कितना आ गया? 10.2 ग्राम। और इन दोनों का सम भी कितना आ गया? 10.2 ग्राम। इस समय क्या चल रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है और मास क्या हुआ है? आपस में ट्रांसफर हुआ है। NaCl plus AgNO3 gives us AgCl plus NaNO3 4 ग्राम NaCl, AgNO3 2.6 ग्राम, जिससे हमारा मास बना है 10.2 ग्राम। सेम विद दैट AgCl 7.8, NaNO3 2.4 ग्राम और हमारा कितना बना है? 10.2। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। कोई भी जो मास होगा वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। सेकेंड लॉ होता है अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या होगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है सुनो, ये बोलता है इट states that element combine in a fixed ratio to form compound. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशियो में एक क्या बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, कंपाउंड। एग्जांपल लेते हैं इसका, C+O2 गिव्स अस CO2। तो CO2 का रेशियो हमेशा रहेगा, कार्बन कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना होता है O2 32, कितना आ गया रेशियो 3:8। तो कार्बन का रेशियो कितना हो गया 3:8। तो CO2 का हमेशा रेशियो कितना रहेगा 3:8 ही रहेगा, जिसमें 3 क्या होगी कार्बन और 8 क्या होगा ऑक्सीजन। तो ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। वैसे ही C का 12 हो गया, O2 का 32, 3:8 क्या हो गया CO2 का कांस्टेंट क्या हो गया रेशियो हो गया। फिर हमारा उसके बाद लॉ आता है, आई होप आपने लिख लिया होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है स्टेट्स दैट when two element combine to form two or more compound then the mass of two element that combine with other element be in a fixed ratio। मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि कोई भी एलिमेंट्स होंगे जो कंबाइन करेंगे फिक्स रेशियो में, कैसे करेंगे, H2 + ½ O2 gives us H2। इसका मतलब क्या होगा कि जब कभी भी मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो उनका जो मास होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो मल्टीपल जो प्रोपोर्शन ये बात करता है, ये किसकी बात करता है, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन बात करता है आपके फिक्स्ड मास की बात करता है, इसमें फिक्स्ड मास आता है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन बात करता है आपकी फिक्स्ड मास की, जिसमें मास कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। नेक्स्ट हमारा लॉ आता है गे-लुसैक्स लॉ। तो गे-लुसैक्स लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट under similar condition of temperature and pressure
टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases react, they do so in a fixed ratio. They do so a fixed ratio. सबसे पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सिंपल सा रहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक मास क्या होगा, ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जा रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो ये बोला था जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि कभी भी कोई भी एलिमेंट जो कंबाइन करते हैं वो एक फिक्स्ड मास में कंबाइन करते हैं। लाइक फोर्थ हम पढ़ रहे हैं गै-लुसैक्स लॉ। गै-लुसैक्स लॉ सिंपल बोलता है कि किसी भी सिमिलर कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर जब कभी सेम होंगे तो गैसेस रिएक्ट करेंगे, वो किस में करेंगे, फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करेंगे। ये गै-लुसैक्स लॉ मेनली जो बात करता है वो वॉल्यूम की बात करता है कि जो वॉल्यूम होगा वो किस में होगा, एक फिक्स्ड रेशियो में होगा। जैसे मल्टीपल प्रोपोर्शन में मास फिक्स्ड रेशियो में था, वैसे ही गै-लुसैक्स लॉ में जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड रेशियो में होता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने बोला H2 हाइड्रोजन गैस को हम रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो हमको क्या मिलता है 2HCl मिल रहा है, क्या गैस। अगर हमने माना तो हमने यहाँ पे 2HCl इसको बैलेंस करेंगे 2Cl। H2 हमने लिया 1 वॉल्यूम माना, इसका हमने लिया 2 वॉल्यूम, इसका हमने भी 1 वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। इसको बाद में बैलेंस करेंगे, पहले हम समझते हैं। तो हमने क्या लिया, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ Cl लिया, एक वॉल्यूम क्या Cl2 गैस होगा। तो H2 गैस एक वॉल्यूम हमने लिया, Cl2 गैस हमने 1 वॉल्यूम लिया, तो हमको कितना मिला 2HCl मिला, मतलब 2 वॉल्यूम मिला। तो हमेशा फिक्स्ड रेशियो क्या होगा, जब कभी भी हमें 2 मोल कह सकते हैं या 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बनाना होगा, उसके लिए हमेशा 1 वॉल्यूम ऑफ H2 लगेगा, 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 लगेगा और उससे 2 वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिलेगा। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमेशा एक वॉल्यूम H2 गैस से एक वॉल्यूम Cl2 गैस से हमेशा 2 वॉल्यूम क्या मिलेगा, हमें HCl मिलेगा। तो इसका रेशियो जो है 1:2। ये क्या होता है, गै-लुसैक्स लॉ। एक और एग्जांपल समझते हैं। N2 क्या है, नाइट्रोजन गैस ले ली हमने, प्लस 3H2 गैस ले लेते हैं और साथ ही हम क्या बना देगा, ये 2NH3 गैस बनाएगा। तो हमेशा याद रहना कि एक वॉल्यूम ऑफ N2 और 3 वॉल्यूम ऑफ H2 हमेशा 2 वॉल्यूम ऑफ क्या बना देगा, NH3 बना देगा। तो इसका रेशियो कितना हो गया, 1:3:2। तो ये हमारा गै-लुसैक्स लॉ बोलता है। गै-लुसैक्स लॉ बोलता है कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन करते हैं वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में कंबाइन करते हैं। तो ये हमारा गै-लुसैक्स लॉ हो गया। फिर हमारा लास्ट लॉ आता है, फिफ्थ लॉ, वो हमारा है आपका एवोगैड्रो लॉ। अब हमारा फिफ्थ लॉ है वो है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट equal volume of gases contain same number of molecules under similar condition of temperature and pressure। तो हमारा एवोगैड्रो लॉ बोलता है स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, जार टाइप कुछ है ये, और यहाँ पे भी 2 जार है मेरे पास, मान लिया। इसमें हमारा NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सेम इसमें भी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ऐसे ऊपर से ऐसे बंद कर दिया। तो होगा क्या हमारा इसमें 1 2 3
4 5 6 मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6। जब तक टेम्परेचर और प्रेशर में हम चेंज नहीं करेंगे तब तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे। यही एवोगाड्रो लॉ बोलता है कि एक वॉल्यूम में कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक हम टेम्परेचर या प्रेशर में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ, तो क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस आर सेम। कब? जब एनटीपी, माना हमने गैस ली, इसमें भी गैस के मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी गैस के मॉलिक्यूल्स है और दोनों में जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, टेम्परेचर प्रेशर क्या सेम है। तो एवोगाड्रो लॉ बोलता है जब तक हम टेम्परेचर प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे। तो ये हमारा लॉ ऑफ एवोगाड्रोज लॉ है। ठीक है, तो ये तो हमारे थे 5 लॉज। पहला लॉ था हमारा लॉ ऑफ मास। ये जो बोलता था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। सेकेंड लॉ हमारा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जो क्या बोलता था कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन करते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। फिर हमारा थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन हमारा बोलता था कि जो मास है वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा। देन फोर्थ हमारा था गे-लुसाक्स लॉ, जो कि वॉल्यूम की बात करता था कि हमारा वॉल्यूम फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा। देन हमारा एवोगाड्रो लॉ है, वो ये बोलता है कि जब तक हम टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे। तो की पॉइंट्स हम समझते हैं ईजिली। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सिंपल है, बहुत सिंपल। सबसे पहला होता है मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम एक क्विक रिकैप लेते हैं। सबसे पहला था कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें बोलता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। दूसरा हमारा था डेफिनेट प्रपोर्शन, जो किसकी बात करता था, फिक्स्ड रेशियो की बात करता है। थर्ड हमारा है मल्टीपल प्रपोर्शन किसकी बात करता है, फिक्स्ड मास की बात करता है। फिर आता है हमारा गे-लुसाक्स लॉ हमारा फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करता है। और फिर हमारा आता है एवोगाड्रो लॉ हमारा क्या बोलता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे जब तक हम टेम्परेचर या प्रेशर में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्विक रिकैप है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यही थी आज के लिए वीडियो। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू।